नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के नए कोर्ट परिसर में अदालतों के संचालन की तैयारियों के बीच सोमवार को वकीलों ने चेंबर और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों वकील सुबह से ही नए कोर्ट परिसर के बाहर जयपुर रोड पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। अजमेर के नए कोर्ट परिसर में अदालतों के संचालन की तैयारियों के बीच सोमवार को वकीलों ने चेंबर और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों वकील सुबह से ही नए कोर्ट परिसर के बाहर जयपुर रोड पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। वकीलों का कहना है कि नए परिसर में जल्दबाजी में अदालतों को शिफ्ट किया गया है, जबकि अभी तक अधिवक्ताओं के लिए चेंबर, पार्किंग, पेयजल, कैंटीन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में बिना तैयारी के अदालतें शुरू करना अधिवक्ताओं और वादकारियों दोनों के लिए असुविधाजनक रहेगा। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने जयपुर रोड पर जाम लगा दिया, जिसमें कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि वकीलों की मांगे न्यायोचित है और जब तक अधिवक्ताओं के चेंबर और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए कोर्ट परिसर का उद्घाटन करने अजमेर पहुंचेंगे। प्रशासन और न्याय विभाग की ओर से उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं वकीलों का यह विरोध कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। जिस प्रकार से अभी हमारा जो जनरल हाउस हुआ और जनरल हाउस में हमने जो सबने तय किया कि भाई हमारे जो समस्त अधिवक्ताओं का जो प्रैक्टिस हमारे जो लगभग 1600 अधिवक्ता लगभग यहाँ रेगुलर जो आते हैं, उन सब के बैठने की व्यवस्था, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो और वो सारी चीज़ें हो, उसको लेकर के उसका हमने बाइकाट किया है और उनका विरोध किया है कि भाई हमारे को आप कैसे बिठाओगे, किस प्रकार से व्यवस्था करोगे। इसका जब तक ये नहीं होता है तब तक का हम लोग उसका कार्यक्रम का बाइकाट किया हमने। जो संयुक्ता नगर वाला जो भवन है बहुत भव्य बना है और हमारे में उत्साह था इतने सालों से। जब ये बन रहा था तो वकीलों में बहुत उत्साह था कि यार अब एक स्टैंडर्ड होगा, अजमेर का भी एक स्टैंडर्ड है। अजमेर की जनता के लिए भी गौरव है, वकीलों के लिए गौरव है, जुडिशरी के लिए गौरव है। ऐसी बिल्डिंग मतलब बहुत कम है इंडिया में, राजस्थान में, तो हमारे लिए अजमेर के लिए गौरव है। लेकिन अब ये गौरव का क्या करें कि यहाँ पे 356 चैम्बर पास हुए थे जब ये बिल्डिंग बनने की थी। बजट पास हुआ, सामूहिक हुआ। 356 में से हमको बाद में पता पड़ा कि सिर्फ 78 चैम्बर ही बने और बाकी के चैम्बर का फंड जो है मेन बिल्डिंग 7 मंजिला AC बिल्डिंग में लग गया। तो हमने संतोष कर लिया, हम कर क्या सकते हैं। 78 चैम्बर में 1500 वकील हैं, किस तरह मैनेज करें, एक चैम्बर में 5 जनों को एडजस्ट करें, इस तरह की कार्रवाई चल रही थी। नीचे पक्षकार भवन है तो हमने अभी यहाँ पे भी पक्षकार भवन में बैठेगा का बैठेगा नहीं वकील, तो फिर खड़ा थोड़ा ना रहेगा, बस्ता का रखेगा, रोड पे थोड़ा ना रखेगा। कल डीजे साहब से कार्यकारिणी मिली तो उन्होंने डीजे साहब ने और इन्होंने मना कर दिया कि भाई इसकी सुंदरता खराब होगी, वहाँ बैठने नहीं देंगे। उस बात को लेके आज जनरल हाउस था। जनरल हाउस में सबका विरोध आया कि CJI साहब जो कल उद्घाटन करने आ रहे हैं, मार्च में उद्घाटन हुआ था, तब से संगीता जी डीजे साहब थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वकील और जुडिशरी सब साथ एक साथ चलेंगे, जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती कोर्टें भी शिफ्ट नहीं होगी। अब ये हो रहा है कि कल उद्घाटन होते ही कोर्टें शिफ्ट हो जाएगी और वकील लड़ते रहेंगे। तो हमारा आपके माध्यम से जनता से भी ये अनुरोध है कि भाई ये अगर वकील हम आपके लिए वो करने वाले कोर्ट ऑफिसर, अगर हमारी समुचित व्यवस्था नहीं होगी और कोर्ट शिफ्ट हो गई तो हम कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे। और वकीलों में चैम्बर को लेके होड़ लगेगी, आपसी मनमुटाव होगा, लाठीचार्ज होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। ये सारा जल्दबाजी करनी क्यों है। हमारी ये जो रोष है वो इसका है, आप भी खुशी से जाएं, हम भी खुशी से जाएं, सब साथ में जाएं, व्यवस्था हो जाए। नीचे जो पक्षकार भवन है उसमें वकील अपनी टेबल लगा ले, जो बच गए 78 चैम्बर में 5 के हिसाब से 6 के हिसाब से जो भी व्यवस्था होगी उसमें वकील लोग आ जाए, जितने आ सकते हैं। ऐसे करके एक सामूहिक प्रक्रिया में खुशी खुशी के माहौल में जाएं। लेकिन यहाँ जल्दबाजी हो रही है, बिना बताए हुए उद्घाटन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्यों कोर्टें शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हमारी व्यवस्था तो करो, हम क्या कोर्ट ऑफिसर नहीं है क्या। तो वकीलों में ये रोष, इसको लेके हम आज जनरल हाउस हुआ था। जनरल हाउस से सब में कि भाई डीजे साहब को इसका विरोध करते हैं कि भाई आप अभी कल का उद्घाटन टालो, पहले हमारे रोष को क्लियर करो,
जायद रोष है। फिर यहाँ से सब लोग वकील लोग वहाँ संयुक्ता नगर भवन पे गए और वहाँ पे फिर थोड़ा सा अपना उन्होंने अजमेर की बिहारीगंज स्थित 10 नंबर पेट्रोल पंप पर बदबू आने पर हड़कंप मच गया। करीब 3:30 बजे सूचना पर पुलिस व दमकल टीम मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप बंद कराया। पुलिस और दमकल मौके पर मौजूद है। रसद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। रिसाव की बात फिलहाल कंफर्म नहीं की गई है, जांच जारी है। अजमेर के बिहारीगंज स्थित 10 नंबर पेट्रोल पंप पर बदबू आने पर हड़कंप मच गया। करीब 3:30 बजे सूचना पर पुलिस व दमकल टीम मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप बंद कराया गया। पुलिस और दमकल मौके पर मौजूद है। रसद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। रिसाव की बात फिलहाल कंफर्म नहीं है और जांच की जा रही है। जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि पेट्रोल पंप के टैंक से बदबू आने की सूचना मिली। पुलिस व दमकल मौके पर पहुंच गई है और पेट्रोल पंप बंद करा दिया गया है। इसकी बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है। टैंक में रिसाव है या नहीं यह कंफर्म नहीं है, लेकिन बदबू आने के कारण एहतियातन दमकल और पुलिस टीम मौजूद है। वहीं जांच के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टीम को बुलाया गया है। फायर ऑफिसर गौरव तंवर ने बताया कि करीब 3:30 बजे हमें पेट्रोल पंप से बदबू आने की सूचना मिली, तभी से तुरंत मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। वहीं अलवरगेट थाना प्रभारी नरेंद्र झाखड़ ने कहा, पेट्रोल पंप में रिसाव की सूचना पर पहुंचे थे। यहां आकर सबसे पहले पेट्रोल पंप बंद करवाया। अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टीम आ गई है और जांच की जा रही है। हम फायर स्टेशन कंट्रोल रूम पे हमें सूचना मिली थी कि जो 10 नंबर पेट्रोल पंप है उसके पास में कोई चश्मे की शॉप है, उसमें बेसमेंट बना हो, उसमें पेट्रोल की बहुत अधिक मात्रा में स्मेल आ रही है। तो तुरंत प्रभाव से हमने फायर स्टेशन से 2 गाड़ियाँ रवाना कर दी। एक गाड़ी और आ रही है, एहतियातन तौर पे हम वहाँ लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी आ चुके हैं, उन्होंने भी जो रास्ता बंद करा दिया और हमने भी पेट्रोल पंप को पूरे तरह से बंद करा दिया। वो पेट्रोल पंप ओनर आ रहे हैं और HPCL की टीम, टेक्निकल टीम आ रही है, वो एक बार चेक कर लेगी कि इसमें क्या इशू आ रहा है। उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। हमने एहतियातन अभी बंद करा दिया और हमने फायर स्टेशन की जो गाड़ियाँ है वो लगवा दी। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने? तैयारी आपको दिख रही है, हमने दोनों तरफ फायर स्टेशन पे फायर की गाड़ियाँ लगा रखी है और पूरे फोम वगैरह हमने पूरा तैयार कर रखा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। 10 नंबर पेट्रोल पंप कंट्रोल से हमें सूचना आई थी। पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में एक शॉप है, उस शॉप के बेसमेंट में पेट्रोल पंप लीकेज की गंद, फिक्सन गंद आ रही है, मतलब तेज़ गंद आ रही है। उसी की सूचना के आधार पर हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत एक बार पेट्रोल पंप का संचालन कुछ टाइम के लिए बंद करवाया और वन वे ट्रैफिक डाइवर्ट करवा के वन वे करवाया गया और साथ में आसपास की दुकान ने और घर से पब्लिक को इसके लिए अवेयर के हिसाब से और उनसे बंद करवाई है सेफ्टी के मेजर से। कोई मकान भी खाली करवाएंगे सर आसपास? जस्ट इसकी जो पेट्रोल पंप की परिधि है, इसके परिधि के नज़दीक के मकान हो या दुकानदार हो, दुकान हो, वो सेफ्टी मेजर से। लाइटें भी बन गई है? हाँ, लाइटें अभी जो अपने जो पेट्रोल पंप की है इसके आसपास। सर कोई जनहानि की सूचना है? नहीं, अभी का ऐसी कोई जनहानि की नहीं है। और एक जो भूमिगत पेट्रोल पंप का टैंक है जिसमें करीब 15,000 लीटर पेट्रोल है, उसकी अभी एक टैंक में लीकेज की संभावना है। टेक्निकल टीम के द्वारा जो लीकेज वाले टैंक से दूसरे टैंकों में ये शहर में लगातार हो रही चोरियों पर अब अंकुश लगाना मुश्किल हो गया है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और सोने बड़े मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने ताले तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवर और 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित महिला अपने पति के इलाज के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाना अब मुश्किल हो गया है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और सूने पड़े मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ताले तोड़कर घर में रखे सोने चांदी और जेवर सहित 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित महिला अपने पति के इलाज के लिए हॉस्पिटल गई थी। महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बालू गोमा अली आगरा गेट निवासी उषा रानी ने बताया कि वे उनके मकान के पीछे सूने पड़े मकान की सीढ़ियों का दरवाजा तोड़कर चोर उनके घर में आए थे। चोरों ने खिड़की काटकर मकान में एंट्री ली और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब वे मकान पहुंचे तो उन्हें ताले टूटे मिले और सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित महिला ने बताया कि सोने की एक चेन, अंगूठी और कड़े सहित 20,000 की नकदी चोरों ने चोरी कर ली
महिला ने बताया कि वह अपने पति के इलाज के लिए हॉस्पिटल गई थी। इस बीच चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस महिला की शिकायत पर जांच में जुटी है। हम लोग आगरा गेट पे रहते हैं और हमारा अलकनंदा में भी मेरी नंद का घर है। मेरे हस्बैंड के फ्रैक्चर हो गया था तो हम लोग वहाँ रह रहे थे। हम मंडे को कल दिन में 2:15 बजे आए तो देखा तो हमारे पीछे वाले इधर खिड़की को तोड़कर और चोर अंदर घुसे हैं और उन्होंने ऊपर सारी कबर्ड वगैरह खुली छोड़ दी, अंदर रूम में खुली छोड़ दी। हमारे 1.5-2 लाख का मेरे जेवर वगैरह था और 20,000 रुपए थे घर पर कैश। ज्यादा कैश नहीं रखते थे लेकिन वो 20,000 रुपए और सारी कमरों में सारा सामान बिखरा हुआ था। घर पर कोई भी नहीं था सर। आसपास में कोई कैमरे में लगे हुए? नहीं, आसपास नहीं, लेकिन बाहर लगे हुए हैं। तो कितना कमा गया होगा? अंदाजन 1.5-2 लाख का मेरा सामान गया है गोल्ड का और 20,000 नगद गया है मेरा। रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा दी आपने? हाँ जी, मैंने कल करवा दी है, FIR दर्ज करवा दी है। कौन सा थाना लगता है आपको? सदर कोतवाली। और पीछे वाले गेट से है, पीछे हमारे खाली घर पड़ा है, उसका भी कुंदा तोड़ के वो स्टेयर्स में ऊपर चढ़ के उन्होंने हमारे ऊपर विंडो की जाली काट करके और विंडो से अंदर आए वो। क्या लगता है उसमें तो पहले भी कभी ऐसी वारदात नहीं, आज ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे इधर मोहल्ले में, फर्स्ट टाइम ये वारदात हुई है। कहाँ पर रहते हैं आप लोग? मैं आगरा गेट बालूकुमा गली में रहती हूँ। वैशाली नगर में किस लिए गए थे आप? वैशाली नगर में मैं मेरे हस्बैंड के बताया फ्रैक्चर हो गया था तो मेरे टॉयलेट इंडियन है तो वो बैठ नहीं पा रहे थे तो हमारा घर वैशाली में मेरी सिस्टर लोग का घर है, हम लोग वहाँ गए थे। हम लोग 17 अक्टूबर को गए थे लेकिन मैं बीच में यहाँ सोने आती थी। मैं सैटरडे नाइट भी यहीं थी, दिवाली वाले दिन भी मैं यहीं थी और एक दिन और मैं बीच में सोने आई थी और संडे को हम शाम को 5 बजे ही गए थे यहाँ से। कब आए थे आप लोग? हम कल 2:15 बजे, दोपहर में 2:15 बजे मेरी बेटी आई थी। उसने आते ही वो ऊपर गई, वो ऊपर ही पड़ती है बच्ची, तो उसने देखा तो कुंडा टूटा हुआ है, विंडो की जाली कटी हुई है। इसने उसको लगा बंदर आ गए। जैसे ही इसने अंदर कमरा खोला तो पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, तो इसने मुझे कॉल किया। मैं जॉब करती हूँ। अजमेर संभाग में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली। इसके बाद सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और बूंदाबांदी शुरू हो गई। लगातार बादलों की मौजूदगी और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार सुबह लोगों को ज्यादा सर्दी का एहसास हुआ। सर्द हवाओं ने लोगों में ठिठुरन बढ़ा दी। अजमेर संभाग में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। इसके बाद सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और बूंदाबूंदी शुरू हो गई। लगातार बादलों की मौजूदगी और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार सुबह लोगों को ज्यादा सर्दी का एहसास हुआ। सर्द हवाओं ने लोगों में ठिठुरन बढ़ा दी। साथ ही मौसम विभाग ने अजमेर संभाग के कई हिस्सों के लिए अगले 48 घंटों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश को देखते हुए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर दूर दराज से आए लोगों के बिछाने और ठंड से बचने के लिए गर्म रजाइयां किराए पर दी जा रही है। गणेश माली ने जानकारी देकर बताया कि अचानक मौसम के करवट बदलने से अस्पताल में आए मरीजों के परिजनों को किराए पर कंबल दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कंबल और रजाई 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से परिजनों के लिए दी जा रही है, जिससे कि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। सुबह से जो दिन भर बारिश गिरी है हल्की हल्की, इससे हमारे अजमेर शहर का मौसम एकदम बदल गया है और हमारी जनता से अपील है कि आप अपना ध्यान रखें और गर्म कपड़े पहन के घर से बाहर निकलें। मौसम बहुत ठंडा है, ठंडी हवा है। ऐसा नहीं हो कि कहीं मौसमी बीमारी के कोई चपेट में आ जाए और अपनी सावधानी केयर रखें। और ये मौसम, ये बारिश जो है ये अचानक चक्रवाती तूफान की वजह से आई है, तो अचानक कहीं कोई लापरवाही नहीं हो, कोई बीमार नहीं हो। शहर की जनता को अपना इस ओर ध्यान रखना है, छोटे बच्चों को विशेषकर, बुजुर्गों के साथ में, क्योंकि उनको ज़रा ठंड ज़्यादा लगेगी, तो उनके लिए ऊनी कपड़े वगैरह पहनाएं उन्हें। अभी मौसम का ये जो अचानक बदलाव है ये चक्रवाती तूफान की वजह से और अचानक आए, इससे कोई जनता लापरवाही ना बरते और गर्म कपड़े बच्चों को पहनाएं, बुजुर्गों को पहनाएं और स्वयं भी, सभी लोग, युवा लोग भी ध्यान रखें कि इससे कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बीमारी की चपेट में आ जाए। सामने पुष्कर मेला भी है और बारिश के वजह से शायद इस बार सर्दी अजमेर में पहली बार आई है बरसों से। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों के बाद में आज इस महीने के अंदर ये ठंड की शुरुआत हो गई है। क्या लगता है स्कूल भी चालू है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को अब स्कूलों के अंदर जो यूनिफॉर्म चेंज का रहता है कि भाई स्वेटर वगैरह पहन के आए, तो शिक्षक उन्हें टोके नहीं, क्योंकि मौसम कहीं जल्दी बीमार हो जाते हैं, उन्हें इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है बच्चों की। इसीलिए शिक्षक और लोग भी उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित करें कि इस ओर ध्यान दें, गर्म कपड़े पहन के स्कूल आए। मनोहर सिंह राजा, एलन हॉस्पिटल। 2 दिन से ठंडक रोकन बढ़ गई थी, इसलिए बाहर आए और पेशेंट हैं। क्या लगा मौसम क्या बारिश वगैरह भी हो रही है? बारिश भी हो रही है,
2 दिन से बारिश हो रही है। तो आप क्या किराए पे देते हो? हाँ जी, क्या रेट चल रही है? पेशेंट के लिए किराया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। भारत के लौह पुरुष और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सरदार @150 यूनिट मार्च अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने आज अजमेर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी। भारत के लोहा पुरुष और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सरदार 150 यूनिट मार्च अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने आज अजमेर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी। ये कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माय भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सरदार पटेल के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना, युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त बनाना और राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस एकता और अखंडता की नींव रखी, वही आज भारत की पहचान है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को उसी एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश पटाना, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं युवा प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूरे राजस्थान में ये अभियान चरणबद्ध रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जिलों के युवाओं को एकता के इस संदेश से जोड़ा जाएगा। अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वर्ष 2025 भारत के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के गौरवमयी इतिहास में जिन्होंने इस देश को अखंड और एकता में पिरोने का एक बहुत बड़ा काम किया इस देश के लिए, 150वीं जयंती के इस अवसर पर हम आज यहाँ हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री भाई श्री ओम प्रकाश पटाना जी, जो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई श्री रमेश जी सोनी जी, शहर जिलाध्यक्ष, हमारे देहात जिलाध्यक्ष भाई जीतमल जी, हमारे इस यात्रा के संयोजक और जिले के उपाध्यक्ष भाई वेद प्रकाश जी, भाई श्री घाटी जी, अर्जुन नलिया जी, भाई राजेश जी और सभी पीछे हमारे पार्टी के सभी विक्रम सिंह जी और सभी अंकित जी, अनिश जी, जिलाधिकारी जी और सभी मीडिया के भाइयों और बहनों, इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत थी जो यहाँ इस देश में सैकड़ों रियासतें थी। देखिए, बाहर से कोई भी समस्या है तो उसका निदान करना आसान होता है, और जब घर की समस्या होती है तो वो सबसे बड़ी कठिन होती है। इस देश में हजारों रियासतें थी, उन सब रियासतों का एकीकरण करने में
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो काम किया है इस देश को एकता और मजबूत बनाने में, हमें खुशी है कि आज 150वीं जयंती हम उनकी मना रहे हैं। और उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया, हमारे देश की एकता को मजबूत उन्होंने नींव रखी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उसी एकता को, आत्मनिर्भरता के विचार को आगे बढ़ाने में मैं अजमेर की इतिहास की बात करूं तो देश में नहीं पूरी दुनिया में हमारी इस अजमेर की ऐतिहासिक और इसका जो स्वरूप है देश में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की ये नगरी है। आज जो भारतवर्ष है उससे भी बड़ा ये देश था और उसकी राजधानी हमारे दिल्ली में अजमेर में थी, आज दिल्ली है उसकी जगह। तो अजमेर ज्ञान, आस्था और एकता की धरती है। यहाँ से हम प्रधानमंत्री मोदी जी की सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं, विद्यार्थियों, एनसीसी, एनएसएस और सामाजिक संगठनों से अपील है कि इस एकता को जन जन तक पहुंचाए। सरदार पटेल की एकता और प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मनिर्भरता, जब ये दोनों विचार मिलते हैं तब विकसित भारत की राह अपने आप बनती है। आइए इस 150वीं जयंती वर्ष को एकता, सेवा और विकास का पर्व बनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। प्रदेश महामंत्री और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम युवराज साहब, जिस प्रकार से ये रन फॉर यूनिटी पद यात्रा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रत्येक जिले में आयोजित हो रही है, इसी क्रम में अजमेर शहर की दोनों विधानसभा, अजमेर उत्तर और दक्षिण, इनको मिलाकर के आगामी दिनांक 16 नवंबर को हमारा जो 9 नंबर पेट्रोल पंप पे टोरंटो समारोह स्थल है, वहां पर भारत माता की महाआरती और जो जिस देश की अखंडता के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सभी रियासतों का एकीकरण किया, उनके वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही में इस बदलते भारत का और जिस प्रकार से भारत ने सैन्य क्षेत्र में जिस प्रकार के नए आयाम स्थापित किए हैं, उन पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक ऑपरेशन सिंदूर का मंचन उस मंच पर किया जाएगा और मां भारती की आरती के साथ ही हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। वहां से प्रारंभ होने के साथ ही यात्रा 9 नंबर हमारे मार्टिन ब्रिज से केसवन चक्कर से पड़ाव, प्लाजा, मदार गेट, उसके बाद नया बाजार और नया बाजार से आगरा गेट होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थानीय पटेल स्टेडियम जो हमारा है वहां पर इसका समापन किया जाएगा। इस यात्रा के मार्ग में जिस प्रकार के निर्देश हमको प्राप्त हुए, बीच में कई जगह अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी आहूत होंगे। इस यात्रा के स्वागत के लिए नगरवासियों द्वारा विभिन्न प्रकार की जीवंत झांकियां भी मार्ग में सजाई जाएगी। साथ ही इस यात्रा के अंत में हमारा जो युवा मोर्चा है उसके माध्यम से बीच में इस यात्रा के मार्ग में हम मशाल जुलूस को भी साथ में जोड़ेंगे और जब प्रतिमा पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर हम पहुंचेंगे तो उस मशाल जुलूस के साथ ही इस यात्रा का समापन होगा। कुल मिलाकर के ये हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवमयी क्षण होगा कि जब उस लौह पुरुष की जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उनकी इस 150वीं जयंती के अवसर पर हम सब उस पल के साक्षी बनेंगे जब पूरे देश भर में इस प्रकार की यात्राएं प्रारंभ होंगी। हमारी यात्रा 16 नवंबर रविवार को शाम 4 बजे प्रारंभ होगी और 8 बजे इसका समापन होगा। मैं अब हमारे देहात अध्यक्ष आदरणीय जीतमल जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने देहात में जो इसकी यात्रा निकल रही उसके बारे में पूरे मार्गदर्शन विषय में बताया कि किस प्रकार इस भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराने के लिए स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में सभी जिलों में ये पद यात्राएं शुरू होंगी
वो किस उद्देश्यों को लेकर की जा रही है, वो सारा उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने आपके सामने रखा है। और सभी जिलों के साथ साथ एक जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय पटेल साहब के जन्म स्थान से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जो 150 किलोमीटर की पद यात्रा सामूहिक रूप से देश की योजना से, पूरे केंद्रीय संगठन की योजना से अलग अलग राज्यों का उसमें प्रतिनिधि रहेगा और हर दिन अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि कुछ किलोमीटर चलेंगे। वो पूरे देश भर की एक सामूहिक यात्रा रहेगी और हर जिले में, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, आमजन के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू होगी। इसका रूट शहर जिला और देहात जिले की ओर से अलग अलग प्रकार से बनाया है। मैं सबसे पहले शहर अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आपके शहर जिले में ये पदयात्रा जिस रूट से निकलेगी उसका मार्ग आप बताएं, उसके बाद में अजमेर में सोमवार की शाम 3 जगहों पर छठ माता का यहाँ सामूहिक पूजन किया जाएगा। छठ पूजन के एक दिन पहले आजाद पार्क में कुंड साफ कर भरवाया गया, जहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। व्रत करने वालों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। शहर में सोमवार की शाम 3 जगहों पर छठ माता का सामूहिक पूजन किया गया। छठ पूजन के एक दिन पहले आजाद पार्क में कुंड साफ करवाया गया और उसे भरवाया गया, जहां पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। व्रत करने वालों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। सार्वजनिक एकता पूजा समिति के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार और व्रती महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पर्व को लगातार 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन नहाय खाय से पूजा को आरंभ किया जाता है। इस दौरान लौकी की सब्जी और चावल बनाए जाते हैं। साथ ही दूसरे दिन गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर उसे ग्रहण किया जाता है। साथ ही दूसरे और तीसरे दिन संध्या के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि छठ पर्व का सबसे अहम दिन होता है। उन्होंने बताया कि इस दिन अस्त चलागामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। वहीं छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन में यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को इसीलिए अर्घ्य दिया जाता है क्योंकि भगवान सूर्य की पत्नी यानी उषा और प्रत्युषा उनकी शक्तियों का मुख्य स्रोत है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का विधिवत समापन किया जाता है। पर्व की शुरुआत जो है 4 दिन होती है। 4 दिन में पहला दिन जो होता है नहाय खाय का होता है। नहाय खाय में जो है ना लौकी के चावल और अरवा चावल जो है ना वो बनाया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ का प्रसाद जो है ना गुड़ का खीर बनाया जाता है। और उस दिन जो छठी व्रत करने वाली जो होती हैं, जो भी करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो निराधार होता है। और शाम के टाइम में जो है गुड़ और खीर का जो प्रसाद जो बनता है वो भोग लगा के फिर वो ग्रहण करती हैं। और उसके बाद जो है जब सूर्य भगवान का जो दूसरे दिन, ये तीसरे दिन का जो पर्व होता है, जो सुबह के टाइम में शाम को अस्ताचल सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है। और फिर चौथे दिन जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तब तक जो है जो व्रती महिला होती है या पुरुष होते हैं जो छठ व्रत करते हैं, निराधार रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। इस छठ महापर्व की ये विशेषता है। और ये धन धान से परिपूर्ण और पुत्र प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और ये बिहार, बंगाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के कुछ भाग में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये धूमधाम से मनाया जाता है। आजकल तो अब पूरे विश्व में जो है इसका छठ महापर्व का जो है आयोजन किया जाता है। ये 4 दिन का होता है। एक दिन तो वो लौकी चावल बनते हैं, हम लोग का त्योहार है, तो उस दिन वो परवेतनी वही खाते हैं। फिर उसके बाद फिर घर का पूजा होते हैं। घर में जैसे पूजा पाठ करके रात में जल उल दे के जैसे परवेतनी है वो चर्चते हैं, खाते हैं। फिर उसके बाद सुबह में फिर यहाँ आजाद पार्क में पहला अर्घ होता है। शाम में अर्घ देते हैं यहाँ आकर के आजाद पार्क में। फिर उसके बाद सुबह में निस्तार होते हैं। इसमें यही नियम है कि जो करते हैं, जो मांगते हैं, सब पूरा होने के बाद तो ये सब व्रत करते हैं। और फल फ्रूट में क्या है, केला, सेब, नारियल जो है, खबोनी, ठकुआ जो बनता है हम लोग। अजमेर के फवारा चौक स्थित संन्यास आश्रम में आज साप्ताहिक अखंड हरि नाम संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। संकीर्तन प्रारंभ होने से पूर्व वैदिक विधि विधान के साथ पूजन और मंगलाचरण किया गया। साथ ही अखंड हरि नाम संकीर्तन मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी स्थित दग्धु महाराज कोटेश्वर धाम की 31 सदस्यीय कीर्तन मंडली द्वारा लगातार 7 दिनों तक किया जाएगा। अजमेर के फव्वारा चौक स्थित संन्यास आश्रम में आज साप्ताहिक अखंड हरि नाम संकीर्तन का शुभारंभ किया गया।
संकीर्तन प्रारंभ होने से पूर्व वैदिक विधान के साथ पूजन और मंगलाचरण किया गया। साथ ही अखंड हरिनाम संकीर्तन मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी स्थित दगड़ू महाराज कोटेश्वर धाम की 31 सदस्यीय कीर्तन मंडली द्वारा 7 दिनों तक लगातार किया जाएगा। इस संकीर्तन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संन्यास आश्रम के आदि शिष्य स्वामी शिव ज्योतिषानंद सरस्वती वेदांताचार्य की अध्यक्षता और सनातन धर्म रक्षा संघ अजयमेरू राजस्थान के अध्यक्ष अजय शंकर तथा स्वामी राधेश्यानंद महाराज के सानिध्य में किया गया। सनातन धर्म अध्यक्ष आदिल शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म के इस कार्यक्रम का आयोजन 8 दिनों तक लगातार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अखंड कीर्तन किया जाएगा, साथ ही पूर्ण आहुति के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप शर्मा, पत्रकार विजय शर्मा, संन्यास आश्रम के बटुक ब्रह्मचारी सहित सैकड़ों भक्तगण उपस्थित रहे। सनातन धर्म प्रचार के प्रक्रम में शिव ज्योतिषानंद महाराज के सानिध्य में हमारा चौक स्थित संन्यास आश्रम में साप्ताहिक अखंड संकीर्तन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। ये कार्यक्रम आज 28 अक्टूबर 2025 से 4 नवंबर 2025 तक चलेगा और इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम अखंड रूप में संकीर्तन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को करने वाले आपके पिपलिया मंडी दरगुरु जी महाराज संघ के द्वारा 31 सदस्यीय मंडली के द्वारा किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आज राधेश्यानंद जी महाराज, सनातन धर्म रक्षा संघ के सदस्यगण, डॉक्टर कुलदीप शर्मा सहित संघ के जो पदाधिकारियों के अतिरिक्त आपके संन्यास आश्रम के बटुक सहित काफ़ी लोग उपस्थित थे। ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है और 4 नवंबर को इस कार्यक्रम समापन होगा और समापन के बाद में पूर्ण आहुति के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा। ये कार्यक्रम सनातन धर्म के लिए जो किया जा रहा है, हम इस सनातन धर्म रक्षा संघ अजयमेरू हमारे शिव ज्योतिषानंद जी महाराज के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और जो कि सनातन के लिए विदेशों विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में ब्रह्मा मंदिर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों को ब्रह्मा मंदिर प्रवेश को लेकर पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते मंदिर परिसर के बाहर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इस पूरे मामले के बाद तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट ने पुष्कर पुरोहितों के साथ अभद्र व्यवहार न किया जाए, इसे लेकर पुष्कर युवा मोर्चा और रोहित संघ ट्रस्ट द्वारा पुष्कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों पर उचित कार्यवाही की मांग की गई। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में ब्रह्मा मंदिर के बाहर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों को ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश करने को लेकर पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते मंदिर परिसर के बाहर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इस पूरे मामले के बाद तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट सहित पुष्कर युवा मोर्चा ने पुष्कर पुरोहितों के साथ दोबारा अभद्र व्यवहार न किया जाए, इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों पर उचित कार्यवाही की मांग की। तीर्थ पुरोहित संजय पराशर व युवा मोर्चा द्वारा बताया गया कि प्रशासन को पहले से ही ज्ञात करवाया गया था कि पुष्कर मेले के दौरान सभी पुरोहितों को मंदिर में जाने दिया जाए। इस दौरान कोई भी उनसे अभद्र व्यवहार ना करे, इस बात का खास ख्याल रखें। लेकिन इसके उपरांत मेले में कुछ दिनों से लगातार पुलिस कर्मियों द्वारा पुरोहितों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसका पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट घोर विरोध करता है। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह तीर्थ पुरोहित बाहर से आए यात्रियों को दर्शन करवाने के लिए मंदिर ले जा रहे थे। इस दौरान मंदिर के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें मंदिर में जाने से इनकार कर दिया और धक्का मुक्की के बाद गाली गलौज पर उतर आए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुरोहितों के साथ मिलकर इस मामले का विरोध किया। एसडीएम ने पूरे मामले को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि दोबारा पुष्कर पुरोहितों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अभी क्या है, तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ के लोग बाग जो सभी अध्यक्ष और सचिव जो थे वो एक ज्ञापन देके गए हैं कि साहब हमारे साथ यहाँ जो मेला मैदान और उसके जो मंदिर के पास में जो गेट वगैरह है वहाँ पर ये लोग बाग अभद्रता करते पुलिस वाले, उसके बारे में ज्ञापन दिया है। तो हमने बुलाया भी एसएसओ साहब बात करेंगे, बुला के मीटिंग करके
और जो भी इसके बारे में है तो उसको पाबंद करेंगे, ऐसा भविष्य में नहीं। सर अनाउंसमेंट को लेकर ब्रह्मा मंदिर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो अभद्र भाषा में तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को माइक पर बोला जाता है। सर इसके बारे में हम निर्णय कर रहे हैं कि भाई एक ऐसी अनाउंसमेंट का सिस्टम बनाया जाए जिसमें रिकॉर्डेड मैसेज हो कि श्रद्धालुओं के जो भी इस बारे में, और वो उस मैसेज को हम बार बार रिपीट करें। प्रशासन को ये निवेदन किया था कि हमारे जो भी तीर्थ पुरोहित हैं वह मंदिरों में जाएंगे, कोई भी उनसे अभद्रता का व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन अभी कुछ समय से सभी पंडितों के साथ में गलत व्यवहार कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। इसका हम तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट की तरफ से घोर विरोध करते हैं और हम ये प्रशासन से निवेदन करते हैं कि एक तो तीर्थ पुरोहित जो भी यात्रियों की गाड़ियां लेके आएगा वह हमारे ट्रस्ट का कार्ड के द्वारा, हमारे ट्रस्ट के पास में 500 गाड़ियों की क्षमता है पार्किंग में रखने की, हमारी सारी गाड़ियां एक तो वहां पे आने दी जाए, और दूसरी हमारी ये निवेदन रहेगा किसी भी तीर्थ पुरोहित के साथ में मंदिर में जाने से कोई भी प्रशासन के अधिकारी न रोक सकेंगे। ये हमारा निवेदन है। आज क्या मामला हुआ? आज मामला ये हुआ, कुछ एक हमारे तीर्थ पुरोहित यात्रियों को दर्शन कराने ले जा रहे थे और कुछ एक वहाँ पे जो कर्मी थे उन्होंने अभद्रता की, उनको धक्का मुक्की पेश किया, उनके साथ गाली गलौज की, और इसका हम घोर विरोध करते हैं। सभी कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की उसकी विरोध में? उसमें हम सब एकजुट हुए, सीआई साहब आए थे, सीआई साहब ने हमारे को निवेदन किया कि आप एसडीएम साहब के पास जाइए और उनसे बातचीत करिए। एसडीएम साहब ने हमारे को भरोसा दिलाया है कि ऐसी घटना बार आपके साथ में अगली बार नहीं होने जाएगी। सर पंडों के साथ में जो पुलिसकर्मी बाहर के आए हुए जो बदतमीजी करते हैं, तो हमने कलेक्टर साहब को शांतिपूर्वक ये ज्ञापन दिया है कि एक तो आप हमारे पुष्कर के लिए, हमारे पंडों के लिए एक तो आप एक रास्ता दीजिए हमारे को, और एक यात्री जो हम लेके आते हैं उनके लिए रास्ता दीजिए, और ये पंडे जो पुलिस वाले जो तीर्थ पुरोहित से जो बदतमीजी करते हैं इनको थोड़ा समझाइए। कहाँ की घटना ही है? ये ब्रह्मा जी की घटना है सर। क्या मामला हुआ? ये मामला हुआ, अगर तीर्थ पुरोहित यात्री लेके जाएगा सर तो वो इधर से जाएगा और इधर से आएगा, वो घूम के नहीं आएगा, तो हम इधर से आना चाहते हैं, ये मामला है सर। अभी आपने ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने क्या कहा आपको? एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, और हमने शांतिपूर्वक उनको ज्ञापन दिया है। पुलिस वाले क्या कर रहे थे वहाँ? पुलिस वाले जैसे यात्री लेके तीर्थ पुरोहित जा रहे हैं तो उनके साथ धक्के कर रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज नीचे जाके इधर से आ रही है तो उनको धक्के मुक्के कर रही है, उनको बोल रहे हैं कि आपको। अच्छा, अगर खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।